नमस्कार, संतोष क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने जो दिया वो 1 से लेकर 6 पैरा तक मैंने आपको दिया। मेरा पिछले वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि पिछले वीडियो से आपको पता चल जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक का जीवनी तथा साथ में 1 से लेकर 6 पैरा तक आपका पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे मैं बढ़ता हूँ, चलिए। तो देखिएगा, गांधी जी ने जो बोला है, क्या बोला है जरा गौर कीजिएगा। इन्होंने 6 पैरा तक जो हमने लेक्चर दिया अभी तक, उसमें चलेंगे 6 पैरा तक चलेंगे पहले हम लोग। चलिए, तो 7 पैरा यहां आ जाता है। 7वां पैरा कहते हैं गांधी जी, दे फर्दर रीजन्ड दैट लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, दैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थिप्स एंड। तो चलिए यहां तक देख दिया जाए। देखो, जितना काला काला मीनिंग है वो स्नेयर है। स्नेयर मतलब जाल बोल सकते हैं उसको, जाल या फंदा। स्नेयर का मतलब फंदा भी कहा जा सकता है। इनकम्बरेंस का मतलब बोझ भी आप कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से दो को काला वाला जो है मीनिंग उसको कवर कीजिए। लेखक कह रहे हैं, उन्होंने आगे तर्क दिया है। महात्मा गांधी बोल रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने, देख का मतलब पूर्वज का चर्चा यहाँ है, हमारे पूर्वजों ने आगे, फर्दर मतलब आगे होता है, आगे तर्क दिया है, रीजन मतलब तर्क दिया है कि लार्ज सिटीज, बड़े बड़े जो शहर होते थे, यानी स्नेयर एक जाल होता था, फंदा होता था, और एक बेकार के बोझ हुआ करता था। लेखक कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े शहर होते थे ना, एक बोझ हुआ करता था, बेकार का बोझ हुआ करता था। और एक प्रकार का क्या होता था भाई, तो आगे बढ़ते हैं कि एंड और दैट पीपुल, और जो लोग होते थे, वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग जो बड़े बड़े शहर में निवास करते थे वो खुश नहीं रहा करते थे। चलिएगा अगला, दैट की देयर वुड बी गैंग ऑफ थिप्स, वहां जो शहर जो हुआ करते थे वो चोरों के गिरोह हुआ करता था। चोरों के, थिप्स ऑफ गैंग्स बोलते हैं। देखिएगा यहाँ कलेक्टिव नाउन बनाया गया है। गैंग ऑफ थिप्स का मतलब होता है कलेक्टिव, चोरों के समूह को गैंग कहा जाता है। तो देयर वुड बी गैंग ऑफ थिप्स, चोरों के समूह हुआ करते थे बड़े बड़े शहरों में। चलिएगा 7 पैरा कई आगे अगला कोटेशन है जो देखा जाए। लेखक कह रहे हैं कि रोबर्स क्या होता था, तो डकैत हुआ करता था। एंड रोबर्स डकैत हैं, डाकू लोग। प्रोस्टिट्यूशन मतलब होता है वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति भी होते हैं बड़े बड़े शहरों में। एंड वाइस फ्लोरिशिंग मतलब पाप पनपता था, यानी पापी लोग फलते और फूलते थे बड़े बड़े शहरों में। इन देम, उसमें। एंड दैट पुअर, द पुअर मैन, और गरीब लोग जो होते थे ना उसमें, वुड बी रोब्ड, लूटे जाते थे। क्या कहते थे, बाय रिच मैन। इसका मतलब अमीरों के द्वारा, ये पैसिव एक्शन है, पैसिव सेंटेंस दिया गया है। तो रोब्ड, लूटे जाते थे। किसके द्वारा भाई, तो अमीरों के द्वारा लूटे जाते थे। दे वियर, इसीलिए वे पूर्वज जो थे ना, संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे विथ स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांवों में संतुष्ट रहते थे। कहने का मतलब है कि हमें, गांधी जी का यह मानना है कि शहर नहीं बसाओ, सिटीज नहीं बसाओ, विलेज बसाना चाहिए। चलिए अगली पॉइंट जो है बेधड़क और मजेदार, 8वां पैरा में आ गए हम लोग। चलिए 8वां पैरा का मजेदार चीजें क्या है। दे यहाँ पूर्वज के लिए, हमारे पूर्वज जो थे ना, गांधी जी बोल रहे हैं हमारे पूर्वज जो थे, है ना, उन्होंने देखा था कि, उन्हें पूर्वज देखा था, क्या देखा था भाई, कि राजा और उनकी तलवारें, राजा साहब, राजाओं की और राजाओं की तलवारें जो होती थी ना, वेयर इन्फीरियर, मतलब राजा और राजा की तलवार इन्फीरियर हो जाता था, मतलब कमजोर पड़ जाता था। इन्फीरियर मतलब कमजोर पड़ जाना। टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, नीतियों के तलवार के आगे। देखिए गांधी जी का कितना बेजोड़ लाइन है। हमारे पूर्वजों का जो था, तलवार, जो राजाओं की तलवार में जो शक्ति होती थी, वो शक्ति कमजोर पड़ जाती थी किसके, तो नीति के आगे, यानी नीति की जीत होती थी। यानी तलवार झुक जाता था और नीति जीतता था, यानी संस्कार जीता जाता, मतलब विजय होता था। एंड और therefore, और वे पूर्वज इसीलिए held the sovereign of the earth to be inferior to the rishi and the फकीर, और यही कह रहे हैं धरती के जो स्वामी हुआ करते थे वो भी झुक जाते थे ऋषियों और फकीरों के आगे। जो धरती के स्वामी, यहाँ स्पेलिंग मीनिंग जो है सोवरेन का मतलब होता है श्रेष्ठ, भूस्वामी कह सकते हैं। सोवरेन मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब होता है मालिक, स्वामी, इसको कहते हैं स्वामी। तो अर्थ जो भूमि के स्वामी हुआ करते थे ना, वे भी ऋषियों और फकीरों के आगे
इंफीरियर यानी दब जाते थे, कमजोर पड़ जाते थे, या हमारा पूर्वज का क्या चलती था ये महसूस किया जाए, आज क्या और कल क्या देखा जाए। तो अगला पहला में और आगे बोल रहा है, ए नेशन, ए नेशन एक राष्ट्र, कितनी मजेदार चीज है, ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जिसका संविधान इस तरह का है, कॉन्स्टिट्यूशन, एक राष्ट्र एक देश जिसका संविधान ऐसा हो जिसमें ऋषि और फकीर, राजा भी, राजा की तलवार भी नीति के आगे झुक जाता था, ऐसा देश था, ऐसा संवैधानिक देश था भारत। तो ऐसा संवैधानिक देश है तो उसे फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम द अदर्स, उसे अन्य को से सीखने की जरूरत नहीं है बल्कि अन्य से अन्य को सिखाने की जरूरत है। यानी भारत इस तरह का संविधान जिसमें ऋषि फकीर और लोग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उस संविधान में, उस देश में जो लोग होते थे, उस देश में जो है उसे सीखने का दूसरी जरूरत नहीं है, उसे सिखाने का जरूरत है। यानी भारत गुरु है, विश्व गुरु भी कहलाया है, इस एग्जाम्पल से पता चलता है। दिस नेशन हैड कोर्ट, इस देश में कोर्ट भी होता था, कचहरी भी हुआ करता था, कचहरी भी था, लॉयर थे, वकील भी थे, डॉक्टर्स भी थे, डॉक्टर्स थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, ये सब के सब एक सीमा या हदें में हुआ करते थे। यानी डॉक्टर भी होता था, वकील भी होता था और कोर्ट कचहरी भी हुआ करता था, लेकिन सब के सब एक सीमा में हुआ करता था। आगे बोल रहा है, एवरीबडी न्यू दैट, सभी लोग जानते थे, एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, सभी लोग जानते थे कि ये जो पेशा है, वकील पेशा और कोर्ट वाला, डॉक्टर वाला पेशा, नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, ये पेशा खास करके श्रेष्ठ पेशा नहीं कहलाता था। मोर ओवर, हालांकि दीज वकील्स एंड वैद डिड नॉट रॉब पीपुल, चूंकि वकील जो वैद हुआ करता था ना, लोगों को लूटता नहीं था, लूटता नहीं था। They were considered people's dependent, वे लोग जनता पर निर्भर हुआ करते थे। सुन लीजिए, वकील और वैद्य क्या होता था, जनता पर निर्भर हुआ करता था, जनता पर आश्रित होता था, डिपेंडेंट होता था। नॉट दियर मास्टर, वे लोग मालिक नहीं हुआ करते थे। अब देखिए, आज देखिए, आज वकील वैद्य क्या है, मालिक बना हुआ है, जो मन सो रेट और क्या हेल्थ क्या है वो आप महसूस कर सकते हैं। तो गांधी जी का बात तो बेजोड़ था अभी भी। तो कहने का मतलब है, जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, न्याय जो होता था ना, दूध का दूध और पानी का पानी, इंसाफ हुआ हो जाता था। जस्टिस मतलब न्याय, वाज मतलब था, टॉलरेबल मतलब होता है एकदम योग्य, दूध का दूध, टॉलरेबली फेयर मतलब होता है न्याय उचित हुआ करता था, बहुत दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ होता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, आम जो नियम होते थे वो मतलब कचहरी से मतलब हट के हुआ करता था, कचहरी से आउट हुआ करता था, छोटे छोटे नियम। देयर वेयर नो टाउट्स, दलाल नहीं हुआ करता था, टू ल्योर पीपुल इनटू देम, इसमें लोग प्रलोभन देने के लिए, लोगों को प्रलोभन देने के लिए दलाले नहीं हुआ करता था। देखो, टाउट्स मतलब दलाल होता है, ल्योर मतलब प्रलोभन देना होता है। तो कहता था इस देश में दलाल नहीं हुआ करता था और दलाली का प्रलोभन लोगों को देने के लिए नहीं होता था। दिस इविल टू मच नोटिसेबल, और ये जो बुराई दलाली वाला जो होती थी काम, वो भी देखने को मिलता था, लेकिन ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, राजधानी में, राजा के दरबार में, राजधानी में हुआ करता था। अन दलाली तो होता था थोड़ा मना, लेकिन राजा के दरबार में हुआ करता था। द कॉमन पीपुल, आम लोग जो होते थे, द कॉमन पीपुल लिव्ड इन इंडिपेंडेंटली, आम लोग जो थे स्वतंत्र जिया करते थे, स्वतंत्र रहा करते थे। एंड फॉलोड, और वे लोग फॉलोड दियर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और वे लोग अपना जीविकोपार्जन के लिए कृषि का अनुसरण किया करते थे, साथ में पेशा करते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और वे लोग शुद्ध गृह नियम का पालन करते थे, आनंद लेते थे, मतलब गांव में जीते थे मजे से। तो 8वां पैरा का समापन के बाद 9वां पैरा आपके साथ आ रहा। इस तरह से 9वां पैराग्राफ को देखा जाए। 9वां पैरा कह रहे हैं गांधी जी, बहुत मजेदार से देखिएगा, केयर कीजिए और शेयर कीजिएगा। द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है ना, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जिस प्रकार मैंने परिभाषित किया है, यानी गांधी जी बोल रहे हैं कि इस भारतीय सभ्यता को जिस प्रकार मैंने परिभाषित किया है ना, हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरी, उसी तरह से इसके उपासक, इसके पूर्वज भी परिभाषित किए हैं। गांधी जी बोलते हैं जिस तरह हम बोला हूं
भारतीय सभ्यता के बारे में, उसी प्रकार हमारे पूर्वज भी, हमारे उपासक भी, हमारे पूर्वज भोटरी मतलब आई भारत के पूर्वज, इस अमनी सभ्यता के जो उपासक थे, जो शुरुआत करने वाले थे, इन्होंने भी ऐसा ही परिभाषित किया जैसा मैं कर रहा हूं, अर्थात गांधी लाइन बोले, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, जगह नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और ऐसी कोई सभ्यता नहीं बनी है, have all men attained perfection, जिसमें सभी लोग पूर्णता को प्राप्त किया है। गांधी जी बेजोड़ बोले ऐसा कोई सभ्यता नहीं है संसार में, और न ही कोई जगह बना है जिसकी सभ्यता परिपूर्ण है, 100% करेक्ट है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, लेकिन जो है भारतीय सभ्यता का जो प्रवृत्ति है ना, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, और भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है एलिवेट बढ़ाना, मानवता, मानवता मानवीय व्यवहार को बढ़ाना, मानवता को बढ़ाना है ना, क्या बढ़ाना, एलिवेट मतलब बढ़ाना, बढ़ाना है। दैट, जबकि पश्चिमी सभ्यता, दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज प्रोपगेट इमोर्टैलिटी, जबकि वही पश्चिमी सभ्यता का जो मेन बढ़ाने का है, प्रोपगेट करना है, तो क्या करना है, इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देता है ये, यानी भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देता है, और पश्चिमी सभ्यता है जो बढ़ावा देता है, तो क्या देता है आपका, यस, अनैतिकता का। द लेटर इज गॉडलेस, द लेटर इज गॉडलेस, जो लेटर हुआ करता था, यानी बाद वाली सभ्यता, बाद वाली सभ्यता मतलब पश्चिमी सभ्यता, लेटर आया पश्चिमी के लिए। देखिए दो चीज आया यहाँ, लेटर और फॉर्मर, ये दो शब्द है जो एडजेक्टिव से लिया गया है, ये दो शब्द है एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी। फॉर्मर मतलब पहले वाला, और लेटर मतलब बाद वाला, तो बाद वाला सभ्यता पश्चिमी कहलाया, तो कह रहे हैं गांधी जी लेटर इज गॉडलेस, यानी बाद वाला, यानी पश्चिमी सभ्यता जो थी ना, वो ईश्वर विहीन था, नास्तिक है, जबकि पहले वाली सभ्यता द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, यानी पहले वाली सभ्यता जो आधारित है, यानी भारतीय सभ्यता जो आधारित है वो है ईश्वर पर, बिलीफ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास पर है। तो गांधी जी यहां दुलान बोले हैं ईश्वर में विश्वास पर है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इसलिए समझिए, समझिए और विश्वास, इसे विश्वास करिए, गांधी जी बोले। आगे चलिएगा, इट्स बिहोव्स, कितना बेजोड़ लाइन है, इस लाइन को कवर करो। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, यह जरूरी है, बिहोव्स मतलब आवश्यक, नेसेसरी का मीनिंग है NECSSARY, तो कहता है ये जरूरी है, ये आवश्यक है, प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक भारत के प्रेमी, एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के प्रेमी जो है प्रत्येक, क्या है भाई, टू क्लिंग द, क्लिंग चिपकते हैं, चिपकिए, टू क्लिंग चिपकना, टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कहता है पुरानी भारतीय सभ्यता में प्रत्येक भारतीय को, प्रेम करने वाले को जरूरी है चिपके रहना। इवन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ के छाती से चिपका रहता है, उसी प्रकार हर भारत से प्यार करने वाले व्यक्ति को जरूरी है कि भारत के सभ्यता से चिपके रहना चाहिए। कितना बेजोड़ लाइन बोला है। अगला लाइन 10वां लाइन में दम है। हमारी इनकी लेक्चर बेजोड़ लगी है, मुझे बड़ा खुश लगता है, ये चैप्टर जब पढ़ाता हूँ तो बड़ा अनुभूति होता है, बड़ा अच्छा लगता है कि क्या संस्कार है। ऐसा संस्कार अगर काश अभी कंप्लीट हुआ करता और होता तो। चलिए किताबों में पढ़ते हैं लोग और भूल जाते हैं। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। क्या बात है, कहता है हम पश्चिमी का, गांधी जी कितना अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी का शत्रु नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग, बहुतों चीजों के लिए मैं धन्यवाद दूंगा पश्चिमी को। गांधी जी बोल रहे हैं मैं पश्चिमी का क्या हूं, शत्रु नहीं हूं, और मैं बहुतों जगह पर उसे धन्यवाद दूंगा। क्या दूंगा कि आई हैव लर्न्ड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने पश्चिमी सभ्यता से कुछ सीखा है, तो पश्चिमी का तो मुझे धन्यवाद देना ही पड़ेगा ना। गांधी जी बोल रहे हैं बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, और लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा है मैं धन्यवाद दे रहा हूं आधुनिक सभ्यता को, फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए। दैट मतलब कि इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज, अगर मैं भारत को देखना चाहता हूं, क्या चाहता हूं, इट फुलेस्ट हाई, सर्वशिखर ऊंचाई पर, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, मुझे अपने देशवासियों से अवश्य कहना पड़ेगा चिल्ला चिल्ला करके, फ्रैंकली, कि आफ्टर
आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, हमारी आधुनिक सभ्यता के सालों साल के अनुभव से मैंने पाया है, आई हैव लर्नड वन लेसन, मैंने केवल एक लेसन सीखा है। कि क्या सीखा है भाई? इससे, इस आधुनिक सभ्यता से मैं सीखा हूं कि एंड दैट इज दैट, और यह वो है कि वी मस्ट सन इट ऑल कॉस्ट्स, यह सीखा है कि हर कीमत पर हमें इस सभ्यता से सन रहना है, दूर रहना चाहिए अवश्य। यह बेजोड़ लाइन बोले हैं गांधी जी, इस लाइन में दम है। इस लाइन के सबसे बड़ा 10वां पैरा का यही है कहना। गांधी जी कहते हैं हम पश्चिमी सभ्यता का समर्थक हूं, मैं पश्चिमी सभ्यता से मैं कोई नफरत नहीं करता हूं, मुझे तो मैं धन्यवाद दूंगा पश्चिमी सभ्यता को जिन्होंने हमें अपनी सभ्यता को सिखाया, और सभ्यता से सीखा तो मुझे पता चला कि पश्चिमी सभ्यता में अगर गए भारत अगर कॉपी किया तो निश्चित तौर पर भारत को बर्बादी है। इसलिए मैं तो धन्यवाद दूंगा पश्चिमी सभ्यता को जिसको सीख करके मैंने उससे बच रहा हूं। चलो धन्यवाद, आगे बढ़ रहा हूं मेरे बच्चे। अगला नंबर है जो शानदार और जानदार होने वाला है। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? कहता है व्हाट इज दैट, जो है क्या है आधुनिक सभ्यता, क्या है? कितना बेजोड़ बात बोला, आधुनिक सभ्यता है क्या? जीरो, जीरो बेटा, सन्नाटा, कुछ नहीं है। इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, ये भौतिक दौलत की पूजा के अलावा कुछ नहीं है। इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूटिनस, हमारे अंदर हैवानियत, हैवानियत की पूजा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गांधी जी क्या बोल रहे हैं? भारतीय सभ्यता अगर मॉडर्न सभ्यता की बात करें तो कुछ नहीं है। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूटिनस, इट इज अनअडल्टरेटेड मटेरियलिज्म, और यह विशुद्ध माना जाए तो भौतिकवाद है, यानी दौलत के अलावा भौतिक सभ्यता, ये आपका मॉडर्न सभ्यता कुछ नहीं है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, मॉडर्न सभ्यता कुछ भी नहीं है। इफ नथिंग, इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द मटेरियल सिविलाइजेशन, अगर सोचा ना जाए हर कदम पर, अगर सोचा ना जाए हर कदम पर कि क्या सोचा जाए? भौतिक सभ्यता की विजय के अलावा कुछ नहीं है। अगर सोचा ना जाए, अगर भौतिक की बात ना करे हर कदम पर, तो यह सभ्यता कुछ भी नहीं है, केवल दौलत है, मटेरियल, केवल मटेरियल है, वो दौलतवादी है ये सभ्यता, इसके अलावा कुछ नहीं है। 11 पैरा खत्म हो गया है, 12 की ओर जा रहा हूं मैं, चलिएगा मेरे बच्चे। इट इज परहैप्स अननेसेसरी, शायद अनावश्यक है, इफ नॉट यूजलेस, अगर बेकार नहीं है तो, टू वेट द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यताओं के गुणों को अगर आजमाने की आवश्यकता नहीं है तो, यानी दो गुणों को आजमाना चाहते हैं। इट इज लाइकली, यह शायद कि द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, ऐसा इन्होंने बोला कि शायद हम कह सकते हैं कि पश्चिमी ने ऐसे ही सभ्यता का विकसित किया है, सुट किया है, जो उसकी जलवायु और उसके आसपास पड़ोस के जरूरत है। कहते हैं दोनों में अंतर करने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो कहता हूं मैं पश्चिमी ऐसे ही सभ्यता का निर्माण किया है जो उसके जलवायु और उसके परिवेश से सूट करता है। एंड सिमिलरली, और उसी तरह वी हैव अ सिविलाइजेशन सुटेड, और उसी तरह हम लोगों ने ऐसे ही सभ्यता टू अवर कंडीशन, जो हमने ऐसी सभ्यता का सूट किया है जो हमारे कंडीशन के अनुसार सुटेबल है। एंड बोथ आर गुड, दोनों अच्छा है। इन दियर ऑन रिस्पेक्टिव एस्पेक्ट, अपने अपने क्रमतः परिस्थितियों के हिसाब से दोनों अपने अपने जगह पर सही है। गांधी जी 12 पैरा में केवल इतना कहते हैं कि दो सभ्यता की अगर अंतर किया जाए तो इतना हम कह सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता अपने जगह पर सही है और भारतीय सभ्यता अपने जगह पर सही है, दोनों एक दूसरे अपने अपने जगह पर सही है। चलिए 13 नंबर पैरा अब चल रहे हैं हम लोग। द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, बेजोड़ लाइन है। द डिस्टिंग्विश characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants। देखिए क्या करें गांधी जी, आधुनिक सभ्यता के विशिष्ट चारित्रिक जो गुण है क्या है? इज है एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय इच्छा को अनिश्चित गुणज करना। गांधी जी बोल रहे हैं मानवीय इच्छा को अनंत तक गुणज करना ही आधुनिक सभ्यता का चारित्रिक गुणवत्ता है। जबकि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जबकि प्राचीन सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता का जो गुण है एन इंपरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन
एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, जबकि पुरानी सभ्यता जिसको बोल सकते हैं प्राचीन सभ्यता का जो चरित्र गुण है वो रिस्ट्रिक्शन करना, प्रतिबंध लगाना उन इच्छाओं पर और नियमित तरीकों से प्रतिबंध लेना, स्ट्रिक्टली मतलब कठोरता से नियमित तरीके पर प्रतिबंध लगाना ही सभ्यता है। द मॉडर्न और वेस्टर्न कहता है आधुनिक सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता इनसैटिएबलनेस, ये असंतुष्टि है पैदा करता है, एराइजेस करता है ना, रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट, ये रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। कहता है द मॉडर्न और वेस्टर्न, समझना इसमें, मॉडर्न और वेस्टर्न सैटिएबलनेस एराइजेस, यानी आधुनिक सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता जो है वो हमारा जीवंत विश्वास को कमी को पैदा करता है, कमियां प्रदान करता है भविष्य की आस्था में, और उसी दैविकता को भी कमी करता है, ईश्वरीय को, देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, इसीलिए दैविकता में भी कमी आता है, यानी असंतुष्टि बढ़ाता है और डिविनिटी और आपका लिविंग फेथ को कमी करता है वो, यानी विश्वास और दैवीय शक्ति के प्रति विश्वास लोगों को कम करता है। ये कौन सभ्यता? तो आधुनिक सभ्यता है ना। और कहते हैं द रेस्टेंट ऑफ एंशिएंट, जबकि कहते हैं प्राचीन जिसे पूर्वी सभ्यता, जिसे भारतीय सभ्यता कहते हैं, एंशिएंट कहो या तो पूर्वी बोलो या इंडियन सिविलाइजेशन बोलो, तीन चार नाम, तो कहते हैं जो सभ्यता है उसे क्या करना है, वो हमारी क्या करता है, तो प्रतिबंध लगाता है, हमारे उन चीजों पर प्रतिबंध लगाता है वो ईश्वर, है ना, जो हमारे अंदर कमी है, लिविंग फेथ है, उस पर प्रतिबंध लगाता है, और विश्वास के वजह से, फ्रॉम बिलीफ, चूंकि विश्वास जगाता है, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, इसके बावजूद हम लोग इन ए फ्यूचर स्टेट, और भविष्य की आशा में, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, डिवाइन पावर, और ईश्वर शक्ति में, अस्तित्व में विश्वास करते हैं हम लोग। यानी इनका कहने का मतलब यही पैरा में है कि पश्चिमी सभ्यता ईश्वर में विश्वास करता है नहीं, है ना, उसमें आस्था में कमी है, वांट ऑफ है, जबकि आस्था में विश्वास करता है हमारी भारतीय सभ्यता, पूर्वी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता कहा जा सकता है। Some of the immediate and blunt result of modern invention are to maddening, कह रहा है कुछ चमत्कारी, कुछ इमीडिएटली मतलब कुछ इमीडिएट मतलब तो फटाफट बोलते हैं, कुछ फटाफट और चमत्कारी रिजल्ट, मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रिसिस्ट, कह रहे हैं कुछ ऐसे चमत्कारी चीजें हैं जो अभी हाल ही में आधुनिक आविष्कार हुए हैं, उसका परिणाम इतना है कि पागल हो रहा है लोग, मैडनिंग हो रहा है, टू रिसिस्ट, उसे हम प्रतिरोध नहीं कर सकते। गांधी जी बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे चमत्कारी आविष्कार हो रहे हैं जिसे चाह कर भी हम प्रतिरोध में नहीं कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट इंस्टेंट, लेकिन मुझे आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मनुष्य की जीत, द विक्ट्री ऑफ मैन, मनुष्य की जीत एंड लाई तभी होगी जब प्रतिरोध में करेगा, उसका प्रतिरोध करेगा, इन दैट रेसिस्टेंस, उसके प्रतिरोध करने में है। वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में हैं, हम खतरा ले रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड्स फॉर ए मोमेंटली प्लेजर, हम क्षणिक सुख के लिए अस्थायी सुख के लेन देन कर रहे हैं, जो कि हम खतरा मोल ले रहे हैं, यानी भौतिक सुख के वजह से हम अपना अस्थायी सुख पा रहे हैं, अस्थायी सुख को बर्बाद कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि दौलत के पीछे जाने की वजह से आदमी दुखी रहता है, सुखी कभी रहता नहीं है। पहले बता दिए, दौलत से कभी किसी को खुशियां आती नहीं है। आगे, जस्ट एज ठीक इसी प्रकार इन द वेस्ट, पश्चिम वाले, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, क्या कह रहा है, इसी प्रकार दे हैव मेड, वे लोग हमारे पूर्वज हैं, कह रहे हैं पश्चिम वाले, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी इन थिंग्स मटेरियल वस्तुओं में, मटेरियल मतलब भौतिक चीजों में क्या कर रहे हैं भाई, तो पश्चिमी लोग जो हैं उन्होंने भौतिक चीजों में, पश्चिमी ने बहुत बड़े बड़े खोज किए हैं, आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार हिंदू लोग हैज मेड स्टिल मोर एंड मार्वेलस डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल, पता है जिस प्रकार पश्चिम वाले ने भौतिक सुख के लिए एक से एक आविष्कार किए हैं, उसी प्रकार हमारे क्या कर रहे हैं, तो हमारे हिंदू भाई भी धर्म के प्रति, धर्म के चीजों में, आत्मा के चीजों में, परमात्मा के चीजों में चमत्कारी खोज किए हैं। अगला पैरा 16 है,
बट एक पैरा बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी, लेकिन हमारी आंखें नहीं है, हमारी आंखें नहीं है। क्या है भाई, हमारे पास आंखें नहीं है हमारे अपने धर्म को, स्पिरिट को, सोल को देखने का, बट वी हैव नो आइज, हमारी आंखें नहीं है। दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, है ना, इन महान चीजों को देखने की हमारी आंखें नहीं है। वी आर डेजल्ड, हम लोग चौंधिया गए, हम लोग अंधरा गए हैं। बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक उन्नति के द्वारा हम लोग चौंधिया गए हैं कि वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो पश्चिमी सभ्यता ने बनाया है। आई एम नॉट इनेमर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं इस प्रगति से खुश नहीं हूं, मैं इस प्रगति से खुश नहीं। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट, वास्तव में, सच में, इट ऑलमोस्ट सिम्स एज दू, ऐसा महसूस होता है एज दू गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया, जैसे कि भारत ने, कहता है जैसे, ऐसा प्रायः महसूस करता हूं जैसे मानो कि गॉड, ईश्वर ने अपने बुद्धिमानी में, है ना, रोका है भारत को भौतिक के पीछे जाने के लिए। तो 16 पैरा प्रोग्रेसिंग, है ना, भौतिक सुख को जाने के लिए, प्रोग्रेसिंग एलोंग दो लाइन, भौतिक सुख के पीछे जाने के लिए ईश्वर ने मना किया है, गांधी जी बोल रहे हैं। And so that ताकि it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism, ताकि भौतिकवाद की प्रवाह को स्पेशल मिशन, खास जो मिशन है उसे पूरा करने के लिए उसे रोक सके। ऐसे यानी कहने का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड जो है भौतिकवादी हो चुका है, और भारत को ईश्वर ने अपने बुद्धिमानी से बोला है कि केवल एक देश ऐसा हो जो ये मिशन पूरा कर सके, सबको भौतिकवादी सुख से दूर ले जाया जाएगा, कोई ऐसा देश जरूर होगा। शायद वो भारत को सिलेक्ट किए हैं भगवान ने। ये पैरा आपको बेजोड़ है, तो 16 पैरा तक मैं क्लियर कर दिया हूं। अगला जो टॉपिक दूंगा तो वही होगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आपको जय वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।